आप ज्ञान हैं, आप विज्ञान हैं। लक्ष्मण जी के लिए उस पहाड़ से जो संजीवनी लेने गए थे, क्योंकि हमारे दौर में आज भी बहुत सारी बातें जो बुजुर्ग हैं वो 5 साल के बच्चे को उस भाषा में नहीं समझा सकते जो भाषा बुजुर्ग जानते हैं। उसके लिए उन्हें इंटरनेट पे आना पड़ेगा, फिर SMS पे आना पड़ेगा, फिर व्हाट्सएप पे आना पड़ेगा, फिर इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा, तब जाके उस भाषा में वो 5 साल का बच्चा बात समझ पाएगा। लिहाजा उस वक्त भी बहुत सारी बातों को इस तरह समझाया गया कि हम आने वाली जनरेशन को कैसे कन्वे करें। तो कहा कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं, तो हनुमान जी कहीं गए और वो वहां जाकर के संजीवनी बूटी लेके आ गए और फिर उसके लगाने से वो ठीक हो गई। इसका सिर्फ कहानी का हिस्सा है ये, असल हिस्सा ये है संजीवनी का मतलब है विज्ञान और पहाड़ का मतलब है ज्ञान। और जो मूर्छित है, जो मरण अवस्था में है, वो है अज्ञान। लिहाजा कोई दवा नहीं थी जो उनके लगाने से ठीक हो गई हो। वहां भी वो ज्ञान लेने गए थे। और उसी के संदर्भ में एक कहानी है जो मुझे ठीक लगती है कि भगवान राम को जब सबरी मां ने झूठा बेर खिलाया तो उन्होंने खाया, लेकिन वही झूठा बेर जब उन्होंने लक्ष्मण जी को दिया तो लक्ष्मण जी ने अपने हाथ में लेकर के उसे बहुत दूर फेंक दिया। इन दोनों घटनाओं का संदर्भ देखिए क्या है कि झूठा बेर जिसने खाया वो युद्ध में पराजित नहीं हुआ, और जिसने फेंक दिया उसी पहाड़ पे एक पेड़ निकल के आया और जिसको संजीवनी बूटी कहते हैं, उसी को लगाने से राम लक्ष्मण दोबारा से जीवित हुए। तो यह मैसेज देने के लिए है, कुछ कहानियों से समाज में कैसा मैसेज जाना चाहिए। और आज हम अगड़ों में, पिछड़ों में बटे हुए हैं। दलित अलग, ओबीसी अलग, महादलित अलग, महा ओबीसी अलग, इतने वर्गों में हमें बांट दिया गया कि हम अपनी जो पहचान है उसी से गायब हो गए हैं। और बाकी सारे के सारे लोग, सारे के सारे मजहब अपनी पहचान को लेकर के, अपने गलत प्रोपेगेंडा को लेकर के, अपनी उन असल बातों को छुपा करने के बावजूद भी वो महान बने हुए हैं। आज के वर्तमान समाज को जो 1000 साल तक कमियां हमारी और आपकी रही हैं, जिनके कारण हम बौनों के आगे गुलाम हो गए, अगर आपको कोई मौका मिला है तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं इस बात को कि कश्मीर, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों ने कश्मीर का अध्ययन किया है। मुझे तो 20-22 साल हो गए उस अध्ययन को जाने हुए, समझे हुए। एक राज्य है पूरे देश में, एक राज्य जहां इस्लाम के मानने वाले, जिनका मुसल्लत ईमान है, उन मुसलमानों की हुकूमत है। और पूरे राज्य की ना ज्योग्राफी किसी को पता है और ना वहां की पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा है। पूरे राज्य का 59 से लेके 62% लैंड एरिया लेह लद्दाख का है और 25% इलाका जम्मू का है। मात्र 15% इलाका और टोटल पॉपुलेशन का 7% पॉपुलेशन वैली में है, जहां सारे झगड़े की जड़ है। उसी कश्मीर की वैली से 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मजहब का सहारा लेकर के, मस्जिदों का सहारा लेकर के, कुरान का सहारा लेकर के, हदीस का सहारा लेकर के आपने सरेआम मारा और निकाल दिया। और पूरे देश में एक नैरेटिव चला, जम्मू कश्मीर में समस्या है। जम्मू कश्मीर में समस्या नहीं है, 7% लोगों को समस्या है, जिनके पास ताकत भी थी, सत्ता भी थी, व्यवस्था भी थी, आपके पास नाजायज तरीके से भारत के संविधान से ली गई धाराएं भी थी, और आपने अपने संविधान में कई ऐसे प्रोविजन किए जो मानवता के खिलाफ थे।
जिसका प्रोपेगेंडा आप इस्लाम के नाम पे करते हैं, कुरान के नाम पे करते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद के नाम के करते हैं, उसके भी खिलाफ था। लेकिन इस देश में 30-35 करोड़ मुसलमानों में से बड़े बड़े दानिश्वर, गाना लिखने वाले, बजाने वाले, गाने वाले, सेकुलर लोग, जगह जगह अलग अलग किस्म की टोपियां लगाने वाले लोग, आसाम से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात तक, कोई नहीं बोला कि यह कैसे हो सकता है कि भारत के संविधान में 35 करोड़ मुसलमान को वो तमाम अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन एक राज्य जिसके अंदर मुसलमानों की गिनती 71% है, उस राज्य के अंदर संविधान में प्रोविजन करके मुसलमानों ने ऐसा कर दिया कि इसी राज्य में रह रहे हैं और मेरे और आपके टैक्स से पल रहे हैं, उन्होंने आपको कहा कि हम आपको यह अधिकार नहीं देंगे। संवैधानिक तौर पे करा, लेकिन पूरे देश में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कहीं कोई जेएनयू की तरीके से किसी ने आजादी नहीं मांगी, किसी ने इस देश में डिबेट नहीं चलाई, किसी ने मानव अधिकारों की बात नहीं की, किसी ने लोकतंत्र के अंदर मताधिकार की बात नहीं की। हमारे देश के अंदर तो चुनाव होता है तो बहुत सारे पहाड़ियों के ऊपर 2 वोटर होते हैं, उसके लिए इलेक्शन कमीशन जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर आज की डेट में 7.5 लाख लोग, यह मैं 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति आपको बता रहा हूं। 7.5 लाख हिंदू जो पाकिस्तान से भाग कर आए थे, जिनको लूट लिया गया था, वो आए और जम्मू में आके बस गए। लेकिन जम्मू की जिहादी और एंटी हिंदू मुस्लिम हुकूमतों ने ऐसे अपने संविधान में प्रोविजन लाए कि वो लोग 5 अगस्त 2019 तक पिछले 70 सालों से कश्मीर के नागरिक नहीं थे। वो लोकसभा में वोट दे सकते थे अपने राज्य में, ना उनको नौकरी मिल सकती, ना जमीन मिल सकती, ना कोई कारोबार कर सकते, न पंचायत का चुनाव लड़ सकते, न वोट दे सकते। लेकिन 7.5 लाख लोग इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपना वोट नहीं दे सकते थे। इसके लिए देश में मैंने कोई डिबेट नहीं सुनी, कहीं किसी को मानव अधिकारों का हनन नजर नहीं आया। उसी राज्य के अंदर देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश में एक पहला गृह मंत्री 1990 में बना था, भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री था। बहुत सवाल उठाए जाते हैं भारत में, मुसलमानों के साथ यह हो रहा है, मुसलमानों के साथ वो हो रहा है। पूरी दुनिया में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो भारत में सुरक्षित है। और इस देश में तथाकथित सेकुलर जिसे आप कहते हैं, यह सेकुलरिज्म भी वहीं सुरक्षित है जहां हिंदू मेजॉरिटी में है। यह कैसे मुमकिन है कि जहां इस देश में हिंदुओं की गिनती कम हो जाती है, उस इलाके के अंदर लोगों को शरिया चाहिए होता है, उस इलाके के अंदर लोगों को इस्लाम की हुकूमत चाहिए होती है। तो आपने कश्मीर में जो कुछ किया, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया, संविधान में प्रोविजन करे। और यह अलग बात है कि वही लोग भारत को भी आंखें दिखाते थे। भारत की फौज को अगर सबसे ज्यादा अपने देश के होम ग्राउंड आतंकवादियों ने मारा है, उस राज्य का नाम है कश्मीर। 1 लाख करोड़, 80,000 करोड़, यह पैकेज पिछले 70 साल से किसको दिए जा रहे हैं? जिन्होंने हरियाणा से लेकर अमरावती से लेकर पूरे देश का कोई राज्य ऐसा नहीं होगा कि जहां का एक युवा सेना में गया हो और कश्मीर से अपने ही लोगों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई हो, वो वापस आता था। इस पे चर्चा नहीं हुई, इसके बारे में सवाल नहीं उठाया कि 5.5 लाख लोग अपने ही मूल देश में या आजाद भारत के अंदर, इससे बड़ा एक्सोडस हो ही नहीं सकता। लेकिन पूरा समाज मौन है, इस देश के इंस्टीट्यूशंस मौन हैं, राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से उस बात को उठाते हैं। लेकिन मैं इस बात को पूरी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, जब 10-12 लोगों ने आज से 4 साल पहले कहा कि कश्मीरी हिंदू पंडितों का झगड़ा सिर्फ कश्मीरी हिंदू पंडितों तक नहीं सीमित है, यह अगर देश का मुद्दा है तो कश्मीर भी हमारा है और मालदा भी हमारा है। लिहाजा अगर देश इस मुद्दे को उठाएगा तो सरकार क्या करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन समाज में चेतना जागृत करने से आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के अंदर
जब धारा 370 जिसका राग 70 साल से अलापा जा रहा था, लेकिन उससे जो खतरनाक धारा थी उसके बारे में इस देश में किसी ने नहीं बताया। मैं कहता हूं छुपाने में सब लोग शामिल थे। बड़े बड़े संगठन है इस देश में राष्ट्रवाद के नाम पे, किसी ने नहीं बताया ये। और ये मैं मान नहीं सकता कि आपको दुनिया की हर बात पता है, लेकिन भारत के संविधान के अंदर इतना बड़ा जघन्य अपराध 14 मई 1954 को किया गया और हमारे समाज को नहीं पता था, और उस जुडिशरी को नहीं पता था जो सुओ मोटो रोज सुबह से लेकर शाम तक एक नया फैसला सुनाती है कि दही हांडी की लंबाई कितनी होगी, महाकाल पे पानी कितना चढ़ेगा, जलीकट्टू में क्या होना चाहिए, अयप्पा में जेंडर जस्टिस होना चाहिए। लेकिन इसी संविधान जिसकी शपथ लेके सुप्रीम कोर्ट का जज और बाकी जज बैठते हैं, उन्होंने कभी क्यों नहीं देखा कि इसमें आर्टिकल 35 ए नाम का एक इल्लीगल कैसे जुड़ा, और यह आर्टिकल 35 ए क्यों बनाया गया था, किसको खुश करने के लिए बनाया गया था, किसको नाजायज तरीके से आपने भारत के संविधान में जोड़ा। और जब 1957 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना तो उन्होंने अपने संविधान में एक क्लासिक डिमांड रखी और विजनरी प्रधानमंत्री ने बगैर कुछ सोचे वो भी मान ली। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिकल 35 है जो स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बना है, इसे हम अपने संविधान में लागू करेंगे, लेकिन इसके लागू करने की डेट हम 1944 रखेंगे। 1944 में तो भारत आजाद नहीं था, लेकिन 1944 रखी। अगर मैं होता तो उनसे कहता कि 632 रख लो, पूरी तमन्ना पूरी कर लो, आधी अधूरी क्यों कर रहे हो? जब मूर्ख आपको राजा मिला है दिल्ली में तो फिर पूरी करो। 1944 रखने की मंशा इस देश को बता दी अगर होती हमसे पहले, तो शायद हमसे बहुत पहले ये आज कश्मीर आजाद हो जाता। 1940 में पाकिस्तान बनने का रेजोल्यूशन लाहौर के अंदर पास हो गया था और सबको मालूम था कि पाकिस्तान बनने वाला है। लिहाजा 1944 तक जो समझदार लोग थे वो तो भारत की तरफ चल दिए थे, लेकिन जैसा कि बार बार मैं कहता हूं